दोस्तों रचना इतनी खूबसूरत थी कि जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ रही थी वैसे वैसे उसकी खूबसूरती जो थी वो और भी बढ़ती जा रही थी। वो जिधर से भी गुजरती लोग जब भी उसको देखते तो यही सोचते थे कि काश एक बार इसके साथ अवसर मिल जाए तो मैं भी जी जान से इसके साथ अपनी ख्वाहिशों को पूरा करता था। उसकी जवानी के चर्चे थे वो इतनी ज्यादा फेमस हो चुकी थी कि उसके चर्चे जो थे वो बढ़ते बढ़ते बहुत दूर तक चले जाते हैं। और रचना भी ऐसी थी जो कभी किसी का दिल नहीं तोड़ी। दोस्तों रचना की शादी उमेश नाम के एक लड़के से हो जाती है। इसकी जो आदत थी वो एक ही आदत थी कि जो भी इससे नजदीकियां बढ़ाता था वो किसी को मना नहीं करती थी। इसके करीब 5 6 7 लड़कों के साथ संपर्क थे। शादी के बाद ये अक्सर ही लड़कों से बात किया करती थी। इसका विरोध इसका पति बहुत करता था, लेकिन ये पति की बात नहीं मानती थी। ये अक्सर ही पति पत्नी के बीच इसी बात को लेकर के लड़ाई चला करती थी। लेकिन इन लड़ाई झगड़ों के बीच में इन दोनों को 2 बच्चे हो जाते हैं। फिर दोस्तों 2 बच्चे होने के बाद 2 3 साल और शादी का रिश्ता चलता है और फिर उसके बाद ये विवाद कुछ ऐसा रूप ले लेता है कि दोनों एक दूसरे के साथ अलग होने का फैसला कर लेते हैं। और जब ये अलग रहने लगते हैं तो ये जो रचना होती है इसकी जिंदगी में एक प्रधान जी आ जाते हैं। प्रधान जी इसके ऊपर बहुत सारा पैसा लुटाते हैं, बहुत सारा प्यार लुटाते हैं। इसके पाने की चाहत में जो प्रधान जी होते हैं जब पहले दिन इसको अपने पास बुलाते हैं फिर इसके साथ दोस्तों प्रधान जी कुछ ऐसा कर देते हैं जिसकी इसकी कल्पना ही नहीं रहती। तो दोस्तों आइए जानते हैं पूरी घटना पूरी कहानी में कि रचना के साथ क्या हुआ था। दोस्तों बहुत ही मजेदार कहानी है और बहुत ज्यादा ज्ञान देने वाली भी कहानी है, तो कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले जो हमारे नए दर्शक हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके अपना नाम और अपनी शहर का नाम जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल में। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मध्य प्रदेश की घटना है। यहीं पर रहने वाली एक महिला जिसका नाम रचना होता है। रचना की शादी एक उमेश नाम के लड़के से हो जाती है। असल में रचना इतनी खूबसूरत थी कि उसकी खूबसूरती देख करके चाहे वो बूढ़े हो या बुजुर्ग हो या नवयुवक हो, जो भी उसकी खूबसूरती को देखता तो एक बार उसे एकटक देखने लगता था। उसकी शरीर की बनावट ही ईश्वर ने ऐसी बनाई थी कि लोग उसे देखते तो देखते ही रह जाते और जिधर से भी वो गुजरती थी लोग उसे देखने लगते। हर कोई यही सोचता था कि यार क्या खूबसूरती है। हर कोई उसे अपने प्रेम जाल में फंसाने के साथ साथ अपनी जो जरूरतें होती है उसको पूरा करने का ख्याल मन में लाने लगते थे। रचना भी ऐसी थी, कभी अगर जिसने भी उसने कहा होगा उसने कभी किसी का दिल नहीं तोड़ा था। वो सबको खुश रखती थी। वो शादी के पहले भी कई लड़के उसकी जिंदगी में थे और ये सिलसिला उसका शादी के बाद भी चलते रहता है। रचना की शादी जब उमेश से हो जाती है तब भी रचना लड़कों से बात करना नहीं छोड़ती है। वो अक्सर ही फोन पर लगी रहती थी और जो उमेश होता था वो इस चीज का विरोध करता था। दोनों में ही इस बात को लेकर के लड़ाई झगड़ा होता था। लेकिन इसी लड़ाई झगड़े के बीच में इसके दोनों बच्चे भी होते हैं और दोनों के बीच में झगड़ा भी जारी रहा था और साथ ही साथ जो पति पत्नी का प्रेम था वो भी इनसे होता ही रहता था। और इसीलिए 2 बच्चे होने के बाद भी रचना के कैरेक्टर में कोई सुधार नहीं होता है। उमेश हमेशा यही कहता था कि अब तुम बच्चों की माँ हो गई हो, तुम ये सब छोड़ दो, नहीं तो तुम्हें कहीं ना कहीं एक दिन ऐसी जगह पर ले जाकर ढकेल देगा तुम कहां से निकल नहीं पाओगी। लेकिन रचना के मन पर इस पर कोई चीज का असर नहीं होता था। उसे तो कुछ और ही चीज चाहिए थी। उसे तो नए नए लड़कों के साथ बात करना, उनको रिझाना और उनको अपने प्रेम जाल में फंसाना, उससे मिलना और फिर उसके साथ संबंध करना, उसके साथ ये सब उसका शौक था। दोस्तों वो थी ही कुछ इस टाइप की। कहते भी हैं कि जो कुछ ज्यादा ही खूबसूरत होता फिर चाहे वो कोई भी ज्यादा वो कोई भी वस्तु हो उसके जो भाव होते हैं वो कुछ अलग ही और कुछ ज्यादा ही बढ़ जाते हैं। लेकिन जब उसका भाव गिरता है तो फिर उसकी मिट्टी की भी भाव नहीं पड़ती है। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि रचना के साथ आखिर क्या हुआ था। दोस्तों रचना की शादी उमेश से हो जाती है। जब दोनों के बीच में विवाद बढ़ जाता है बच्चे होने के बाद भी, और विवाद थमता नहीं है, विवाद जो है वो इतना ज्यादा बड़ा हो जाता है कि दोनों ही एक दूसरे के साथ अलग होने का फैसला कर लेते हैं। रचना अपने पति से अलग हो जाती है और जो 2 बच्चे थे वो अपने उसके पति उमेश को दे देती। कहती है कि मुझे बच्चे नहीं चाहिए, बच्चे तुम्हारे, तुम ही इनकी सेवा सहाय करो, मुझे बच्चे की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों इन दोनों का जो विवाद होता है वो विवाद बढ़ते बढ़ते जो गांव के प्रधान जी होते हैं उनके पास ये विवाद चला जाता है। पंचायत होती है और पंचायत में छूटा छाटी जो कुछ भी होता है वो पंचायत के माध्यम से होता है। अब प्रधान जी जब उसे पहली बार देखते हैं, चूंकि चर्चे तो उन्होंने पहले भी सुना था लेकिन उसे देखा नहीं था, पहली मर्तबा था जब उन्होंने उसे देखा और जब प्रधान जी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा तो खुद प्रधान जी की नियत ही उसके ऊपर डोल जाती है। प्रधान जी उसका नंबर लेते हैं और उसके प्रति इतनी सहानुभूति दिखाते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे प्रधान जी से ज्यादा उसका कोई शुभचिंतक है ही नहीं। प्रधान जी उसे हर तरह से आश्वासन देते हैं कि तुम्हें कॉलोनी दे दूंगा, तुम्हें पैसे की जरूरत हो और साथ ही साथ तुम्हारे पति के साथ जो भी छूटा छाटी में लेन देन का होगा उसमें मैं यथासंभव तुम्हारी जो भी मदद होगी वो मैं कर दूंगा।
कहीं ना कहीं रचना को ये लगने लगा कि प्रधान जी बहुत अच्छे हैं, लेकिन प्रधान जी की जो नीयत थी वो कुछ और थी। वो किसी भी तरीके से रचना को हासिल करना चाहते हैं। क्या प्रधान जी हासिल कर पाते हैं या नहीं, ये तो आपको आज की कहानी में पता चलेगा। अब रचना उमेश का जो केस था वो कोर्ट में चलने लगता है। अक्सर रचना कोर्ट जाने लगती है, तो जो प्रधान जी थे उनका जो थोड़ा लोगों के साथ जान पहचान बहुत अच्छी थी, उनकी पकड़ बहुत अच्छी थी, तो वो अक्सर ही प्रधान जी को ही लेकर जाया करती थी। दोस्तों, इसी कोर्ट के चेहरे के चक्कर में प्रधान जी का और रचना का प्रेम हो जाता है। प्रेम कुछ इस कदर बढ़ जाता है कि दोनों के बीच नजदीकियां में और साथ ही साथ शारीरिक संबंध भी बन जाता है। प्रधान जी खुद शादीशुदा थे, उनके बच्चे भी थे। दोस्तों, इनका जो रिश्ता था वो यही तक सीमित नहीं था। प्रधान जी अब करते क्या है कि रचना को एक कमरा किराए पर दिला देते हैं और उसको एक मार्केट होती है उसी में ले जाकर के उसके साथ वो रहना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति होगा, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, जब उसको इतना कोई ज्यादा इज्जत दे, भाव दे, तो जाहिर सी बात है कि वो उसे पसंद करने ही लगेगा। और यही हाल हुआ था रचना का भी। प्रधान जी ने उसके लिए कुछ ज्यादा ही कर दिया था, जो कि अमूमन कोई करता नहीं है। अब चाहे कोई व्यक्ति हो, महिला हो, पुरुष हो, जब भी वो कोई गलत काम करेगा तो उसका तो उजागर होना भी निश्चित है। अब प्रधान जी की भी करतूत उजागर होने लगी थी। ये बात उसकी पत्नी के कानों तक पहुंच जाती है, तो वो बार बार प्रधान जी को डांटना शुरू कर देती है, बिगड़ना शुरू कर देती है कि जो तुम कर रहे हो वो गलत करे और इसका समाज पर और साथ ही साथ बच्चों पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। तुम गांव के ग्राम सभा के मुखिया हो, तुम्हें ऐसा करना बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है। लेकिन प्रधान जी थे कि उनके ऊपर रचना का जो नशा था वो सवार हो गया था। वो किसी भी तरीके से रचना को हर रोज हासिल करने की उनके मन में मनसा रहती थी। दोस्तों, प्रधान जी और रचना के बीच में संबंध काफी दिनों से चला रहा था। अब इसी बीच जो रचना होती है उसकी अचानक से एक दिन तबीयत खराब हो जाती है। शायद वो पेट से हो जाती है, क्योंकि उसकी ब्लीडिंग की समस्या हो जाती है और वो काफी ज्यादा तेजी से होने लगती है और इतनी तेज हो गई थी कि वो थमने का नाम नहीं लेती है। तभी वो प्रधान जी को फोन करती है। प्रधान जी आते हैं और उसे ले जाकर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं। उसकी हालत को देख करके वहां का जो मेडिकल स्टाफ होता है वो कहता है कि भाई, इसे एडमिट करने की जरूरत है, अगर एडमिट नहीं किया तो कुछ भी इनके साथ हो सकता है। जो प्रधान जी होते हैं उसे 2 दिन तक एडमिट करते हैं। स्वास्थ्य में जब सुधार हो जाता है तो उसको डिस्चार्ज कराने के लिए प्रधान जी जाते हैं। लेकिन रचना आज जिद पर आ जाती है, कहती है कि प्रधान जी, कब तक हम तुम्हारी ऐसे ही तुम्हारे साथ रहेंगे, इससे अच्छा है कि चलो हम कोर्ट चल के शादी कर लेते हैं। प्रधान जी उसे साफ साफ मना कर देते हैं, कहते हैं कि देखो, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन शादी ये संभव नहीं है, क्योंकि मेरी शादी पहले ही हो चुकी है, मेरे 2-3 बच्चे भी हैं। ऐसे में मैं तुम्हारे साथ शादी तो नहीं कर सकता, बाकी मैं तुम्हारे साथ तुम्हारा प्रेमी बन करके पूरा जीवन में व्यतीत कर लूंगा। तुम्हें रुपए पैसे की कोई भी जरूरत हो, चाहे कितने भी पैसे चाहिए, तो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जो शादी का इरादा है ये अपने दिमाग से निकाल दो। शादी तो नामुमकिन है। लेकिन रचना थी वो जिद पर अड़ जाती है। वो कहती है कि जब तक तुम शादी के लिए कोर्ट नहीं जाओगे तब तक मैं इस हॉस्पिटल से जाऊंगी नहीं, चाहे मुझे यहाँ 1 हफ्ता भी क्यों ना रहना पड़े। प्रधान जी का जो माथा है वो ठनक जाता है। वो उसे बिना डिस्चार्ज कराए वापस आ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि यार, ये महिला तो मेरे गले ही पड़ गई, अब इसे छुटकारा कैसे पाया जाए। उसे समझ में नहीं आ रहा था। दोस्तों, प्रधान जी का एक भतीजा था। प्रधान जी बहुत ज्यादा परेशान थे, तो लास्ट में वो अपने भतीजे को फोन करते हैं और उसे सारी बात बताते हैं। उसका भतीजा कहता है कि आपको तो ये सब कुछ करने से पहले ही सोचना चाहिए था, आप गाँव के मुखिया हो और आपको ये सब चीजें शोभा नहीं देती है। फिर भी उसका भतीजा उसकी मदद करता है, कहता है कि ठीक है, आप परेशान मत होइए, हम उसे किसी भी तरीके से मना लेंगे। प्रधान जी का जो भतीजा था उसका एक दोस्त भी होता था जिसका नाम दीपक होता है। दोस्तों, उसका भतीजा दीपक से संपर्क साधता है। दोनों जो है वो प्रधान जी के पास पहुंचते हैं और प्रधान जी के साथ मिल करके ये फिर तीनों लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं। प्रधान का भतीजा रचना से कहता है कि ठीक है, चलो तुम्हें डिस्चार्ज कराने हैं। तो वो कहते हैं कि तब तक नहीं जाऊंगी जब तक कि ये मुझसे शादी करने के लिए तैयार नहीं होते, मैं सीधा यहाँ से कोर्ट जाऊंगी। तो वो कहता है कि ठीक है, शादी करना है तो कर लो, कोई बात नहीं, लेकिन एक दिन में ये संभव नहीं है। तुम एक काम करो कि तुम अभी हॉस्पिटल से घर चलो, कल तुम चलना और कल में हम लोग तुम्हारी कोर्ट में ही कोर्ट मैरिज करवा देंगे। रचना भी सोचने लगी कि चलो, इतनी जल्दीबाजी भी क्या है, जैसे इतना दिन बीता उसे एक दिन और। रचना दोस्तों उसके कार में बैठ जाती है। अब उसका भतीजा था वो ड्राइव कर रहा था गाड़ी को, उसके बगल में उसका दोस्त दीपक बैठ जाता है, पीछे प्रधान जी और रचना बैठ जाते हैं। चारों लोग जो होते हैं वो कार में सवार होकर निकल लेते हैं घर की तरफ। दोस्तों, ये हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर के जब घर की तरफ निकलते हैं, क्योंकि 10-11 बजे के आसपास का वक्त था, दिन बहुत बड़ा था, इन लोगों का जो प्लान था वो कुछ और ही था। उनके प्लान के तहत ही ये लोग काम कर रहे थे। इसकी खबर रचना को बिल्कुल भी नहीं थी। रचना को पता था कि कल उसकी शादी होने वाली है, कोर्ट मैरिज होने वाली है और वो लीगली तरीके से प्रधान जी की पत्नी बनने वाली थी। दोस्तों, लगभग 1 घंटे के आसपास, यानी कि 90 किलोमीटर के आसपास की दूरी होती है जहां पर इसको एडमिट कराया जाता है, वहां से प्रधान जी का घर। 1 घंटे के आसपास ये लोग सफर करते हैं और फिर उसके बाद प्रधान जी अपने भतीजे से कहते हैं कि यार, मूड बहुत ज्यादा खराब है, कहीं दारू की दुकान मिले तो वहां गाड़ी रोको और थोड़ा सा मूड फ्रेश करके ही मैं आगे बढ़ूंगा।
दोस्तों उसका भतीजा एक वाइन और ड्रिंक की शॉप पर गाड़ी रोकता है और फिर खरीदता है और फिर ये 20-30 किलोमीटर के आसपास का सफर तय करते हैं और फिर एक सुनसान जगह देखते हैं, वहीं पर गाड़ी रोकते हैं और फिर उसके बाद दीपक और प्रधान जी मिलकर के ड्रिंक करते हैं। थोड़ा सा इन्हें रिलैक्स होता है और फिर उसके बाद प्रधान जी के ऊपर जो शराब का नशा था वो कहीं ना कहीं साफ दिखाई देने लगा था। फिर चारों कार में बैठते हैं और कारों में बैठने के बाद अब प्रधान जी जो होते हैं और जो रचना होती है, दो लोग जो थे वो अगली सीट पर बैठे थे। उनके सामने प्रधान जी उसके साथ प्यार करना शुरू कर देते, उसे छूना शुरू कर देते हैं। रचना भी इस चीज का विरोध नहीं कर रही थी क्योंकि सबको पता था और रचना तो चाहती ही थी कि सबको पता चल जाए कि लोग मेरे तरफ हो जाएंगे। इसी वजह से रचना जो थी वो बड़े ही अंधकार में जी रही थी। उसे ये नहीं पता था कि ये जो तीनों लोग हैं ये इसके दुश्मन बन चुके हैं और इसके साथ बहुत बड़ा कांड करने वाले हैं। दोस्तों ये जो तीनों ही लोग थे किसी तरीके से जानबूझ करके देर कर रहे थे ताकि बीच में ही रात हो जाए और जो उनके मन में प्लान था वो उसको अंजाम दे सके। ये लोग इंतजार करते करते लगभग 6-7 बजे के आसपास शाम का वक्त हो जाता है। रचना कहती है कि एक बात बताओ कि एक सुबह से हम लोग घर से निकले और अभी तक घर नहीं पहुंचे, तुम लोग चाहते क्या हो? इस बात पर रचना और प्रधान जी के बीच में बकझक होने लगती है और वो बकझक इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो विवाद का रूप ले लेती है। प्रधान और रचना में झगड़ा होने लगता है गाड़ी के ही अंदर। जब झगड़ा होने लगता है तो जो प्रधान होता है वो 1-2 थप्पड़ रचना को खींच करके मार देता है। जैसे ही रचना के ऊपर थप्पड़ पड़ता है तो रचना भी प्रधान के ऊपर हावी हो जाती है और जैसे ही वो प्रधान के ऊपर हावी होती है तभी उसका भतीजा और उसका दोस्त जब देखते हैं तो उनसे बर्दाश्त नहीं होता है। दोस्तों जो उसका भतीजा और भतीजे का दोस्त दीपक होता है उसका हाथ पैर पकड़ लेते हैं और प्रधान जी उसका गला पकड़ लेते हैं और फिर तब तक वो उसकी जान नहीं निकल जाती तब तक उसे छोड़ते नहीं। और फिर उसके बाद देखते ही देखते कुछ मिनटों में जो रचना थी उसके प्राण जो थे वो उड़ गए थे। रचना की ऐसी हालत देख करके इन सबके पसीने छूट गए थे। अब इन्हें समझ में नहीं आती कि अब इसे लेकर के वो कहाँ जाए। दोस्तों ये लोग रात के लगभग 6-7 बजे के आसपास की ये घटना थी। अब ये इंतजार में थे कि किसी तरीके से ऐसी जगह ठिकाने लगा दिया जाए कि हम लोगों के ऊपर शक भी ना हो और हम लोग साफ सुथरे बच भी जाए। ये लोग एक नदी के पास पहुंचते हैं और जैसे ही गाड़ी से निकल करके इसको फेंकने का प्रयास करने ही वाले थे कि अचानक इनकी नजर एक पुलिस की गाड़ी पर पड़ जाती। उसमें लाइट वगैरह जल रही होती है तो ये लोग डर जाते हैं कि यार यहाँ पुलिस आ रही है। फिर ये लोग वहां पर आनंद फानंद में गाड़ी को बंद करते हैं और फिर वहां से निकल लेते हैं, दूसरी जगह जाते हैं। फिर फेंकने का प्रयास करते हैं तो उनको एक गार्ड मिल जाता है। जब गार्ड मिलता है तो ये लोग देखते हैं कि अब गार्ड यहाँ पर आ गया, तो फिर सोचता है कि आज तो किस्मत ही खराब है, अब क्या करें। प्रधान कहता है कि देखो इसको ऐसी जगह पर लेकर चलो जहां पर कोई ना देखे और ना ही कोई सीसीटीवी कैमरा हो और ना ही कुछ ऐसा हो, बिल्कुल ही साफ सुथरे हम लोग निकल जाए। प्रधान कहते हैं कि काम करो कि अपने गांव की तरफ चलते हैं और गांव के बगीचे में जो कुआं है उसी तरफ चलते हैं। कुएं के पास कोई नहीं होगा और इसे वहीं पर फेंक देंगे। दोस्तों वो गाड़ी घूम जाती है प्रधान जी के गांव की तरफ, बगीचे की तरफ गाड़ी जाती है और वहां पर जाने के बाद जो रचना होती है, जिन्होंने रचना को ये लोग जो ले करके आए थे इसको पहले ये टुकड़ों में बांट देते हैं और फिर इसके शरीर को एक बोरे में भर करके, बोरे में भरने के बाद इस पर वो पत्थर वगैरह खूब वजन लाद करके इसे कुएं में फेंक देते हैं और फिर शरीर का जो ऊपरी हिस्सा, जो गले का ऊपर का हिस्सा होता है, चेहरा वगैरह और पैर के नीचे का हिस्सा जो होता है, ये इसको रख लेते हैं जिससे कि कोई उसे पहचान ही ना पाए। अगर कोई जान भी जाए तो ये ना पता चले कि रचना है या फिर कोई और है। दोस्तों उसको ला करके उस नदी में फेंक देते हैं और जो बचा हुआ हिस्सा था उसके बाद वो लोग निश्चिंत होकर के घूमने लगते हैं। इधर रचना का जो भाई था वो अक्सर ही रचना के टच में रहता था। अक्सर रचना और उसके बीच में बातचीत हुआ करती थी। लेकिन 9 अगस्त की घटना थी, 9 अगस्त 2025 की यह घटना है। 9 अगस्त को उससे बात हुई थी लेकिन 10 अगस्त से उसका फोन स्विच ऑफ आने लगा था। 10-11 तक फोन बंद आने लगा तो वो पुलिस कंप्लेन करता है कि जो मेरी बहन का नंबर है वो लगभग 2-3 दिनों से बंद आ रहा है और उससे बात भी नहीं हो पा रही है, तो मुझे किसी अनहोनी होने की घटना लग रही है। पुलिस प्रशासन पहले तो इस मामले को गंभीरता से नहीं लेती है लेकिन FIR दर्ज कर लेता है। और फिर इसके बाद दोस्तों लगभग 3-4 दिनों के बाद गांव के कुछ लोग बाग में जानवर वगैरह जब चराने जाते हैं, जो वो कुआं था वहां से उन्हें बदबू आती है तो वो लोग सोचते हैं कि बदबू कहाँ से आ रही है, तो वो बहुत देखने का प्रयास करते हैं, कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो जिस तरफ से बदबू आ रही थी तो उस तरफ वो जाने का प्रयास करते हैं तो देखते हैं कि बदबू जो है वो कुएं से आ रही है। कुएं में वो जब झांकते हैं तो बोरी जो थी वो थोड़ा सा ऊपर आई हुई थी, जिस बोरी में उसे भर करके फेंका गया था। गांव वाले घबरा जाते, कहते हैं कि यार इसमें कुछ ना कुछ तो गिरा हुआ है। गांव के लोग कहते हैं कि बिना पुलिस के ये सब कुछ छूना ये हमारे लिए खतरे से खाली नहीं होगा। लोग जो है वो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, पुलिस आती है और उसे निकाला जाता है और जब निकाला जाता है तो पुलिस के होश उड़कर रह जाते हैं।
उसमें एक महिला की शरीर रहती है, जाहिर सी बात है। और फिर उसके बाद जो पुलिस होती है वो शिनाख्त नहीं कर पाती है कि असल में ये है कौन। उसके भाई को सूचना दी जाती है जिसने ये एफआईआर दर्ज कराई थी। वो आता है, चूंकि कपड़े वगैरह तो उसे याद नहीं था कि उसने कौन से कपड़े पहने थे, क्या पहने थे। वो बताता है कि एक प्रधान जी से इनकी बातचीत चल रही थी और उनकी जो इनके पति का जो केस हुआ था उनमें उन्होंने ही प्रधान जी ने ही समझौता कराया था। दोस्तों, जो रचना का नंबर था उसकी पुलिस सीडीआर निकालती है। सीडीआर निकालने के बाद पता चलता है कि प्रधान जी के साथ इनकी लंबी बातें हुआ करती है, अक्सर ही प्रधान जी के साथ इसकी बातें हुआ करती थी। और प्रधान जी का भी पूरा डेटा निकलता है। अब पुलिस सीधे प्रधान जी के घर पर पहुंच जाती है, उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। जब प्रधान जी को गिरफ्तार किया जाता है, प्रधान जी कहते हैं कि रचना जिंदा है। कौन कहता है कि रचना मर गई है? मुझे 1 घंटे का समय दो, मैं उसे लेकर के आता हूँ। पुलिस उसके बहकावे में आ जाती है और फिर उसे छोड़ देती है। जैसे ही छोड़ती है, प्रधान जी जो है वो फुर हो जाते हैं। लेकिन पुलिस इतनी तत्पर थी कि प्रधान जी को कहीं बाहर जाने का मौका ही नहीं देती। 1 घंटा 2 घंटा करते करते 5-6 घंटा बीत जाते हैं और प्रधान जी वापस नहीं आते हैं। पुलिस प्रशासन सक्रिय हो जाती है और सक्रिय होने के बाद दोस्तों प्रधान जी को फिर से गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद प्रधान जी जो थे वो इधर उधर की बातें करने लगते हैं। प्रधान जी की पूरी डिटेल निकाल जाती है, उसके भतीजे के बारे में भी, क्योंकि उन्होंने कॉल पर जाहिर सी बात है उन्होंने सबसे बात की थी। और उसी में से प्रधान जी के भतीजे और भतीजे के दोस्त जो था उनके भी बारे में कुछ पता चला था। अब प्रधान जी इतनी आसानी से तो जाहिर सी बात है ये गुनाह कबूलने वाले थे नहीं। वो इधर उधर की बातें करके घुमा रहे थे। प्रधान जी की जब डिटेल निकल जाती है, उसके भतीजे से बहुत सारी भी बातें हुई थी। भतीजे को भी पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। और उसका जो एक दोस्त था दीपक, तो उससे भी बहुत सारी बातें हुई थी। दीपक को भी पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। और जब दीपक को पुलिस गिरफ्तार करने जाती है दोस्तों, तो पुलिस और दीपक की मुठभेड़ हो जाती है। दीपक पुलिस के ऊपर फायरिंग कर देता है और जवाबी कार्रवाई में पुलिस भी फायरिंग करती है और दीपक को एक गोली लग जाती है। दीपक अपने आप को बहुत बड़ा माफिया समझता था। जब प्रधान जी का भतीजा उसे इस काम के बारे में बताया तो कहा कि ये सब काम तो मेरी चुटकियों का खेल है, देखना मैं कैसे इसको हैंडल कर लेता हूँ। और जब इसको गोली लगी दोस्तों, तो ये कान पकड़ करके माफी मांगने लगा। बोला कि मैं जिंदगी में ऐसा दोबारा कोई काम नहीं करूंगा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। दोस्तों, पुलिस दीपक को उठाती है और फिर प्रधान के बाद जो प्रधान अभी झूठ बोल रहा था उसकी सारी जो सच्चाई होती है, दीपक जो होता है वो बक देता है और सारी बातें बता देता है कि उसके शरीर के कुछ हिस्सों को कहाँ फेंका था और बाकी को कहाँ फेंका था। जो बचा हुआ हिस्सा था उसे नहर में फेंक दिया था और बाकी को कुएं में फेंक दिया था। पुलिस दोस्तों, ये जो घटना थी ये पुलिस के लिए बहुत बड़ी घटना, मुसीबत बन चुकी थी, क्योंकि इस घटना का कोई ना कोई क्लू, ना तो कोई क्लू था ना ही कोई फुटेज था। सिर्फ था ये कि एक शक, और शक के आधार पर पुलिस जो है वो जांच कर रही थी। प्रधान जी के गिरफ्तार करके संबंधित धाराओं में जेल भेज दिया जाता है, उसके भतीजे को भी भेज दिया जाता है और सिर्फ साथ ही साथ जो दीपक था पुलिस उसको भी जेल भेज देती है। तो दोस्तों, कहते हैं कि जिंदगी में कभी भी किसी चीज के प्रति लालच नहीं करना चाहिए। ईश्वर ने जो आपको दिया उसी में संतुष्ट रहें। बहुत ज्यादा पाने की चाहत में जो अपने पास होता है वो भी हम गवा बैठते हैं। रचना जिंदगी से चली गई और प्रधान जी जेल की हवा खा रहे हैं। इन सबको ये सब चीज करने की जरूरत क्या थी? लेकिन कहते हैं कि जब इंसान के ऊपर शैतान सवार होता है, जब उसकी जो बुद्धि होती है वो ही भ्रष्ट हो जाती है और फिर वो गुनाह की ओर बढ़ने लगता है, जैसा कि प्रधान जी बढ़ते चले गए। तो दोस्तों, ये रही आज की कहानी। वीडियो सुनाने का हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, ना ही किसी के दिल को आहत करना है। बस केवल आपको सतर्क करना, आपको जागरूक करना है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि कहानी पसंद आई हो। तो कहानी को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलूंगी कल एक और नई सच्ची अच्छी रोचक कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।